तो चलिए इसी बीच अब हम अपने खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव की शुरुआत करते हैं, जहां राज्य से अलग अलग राज्य से हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट्स के साथ बन गए। हमारे साथ चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर है, तो इधर उत्तराखंड से उपेंद्र सिंह राणा और दिल्ली से गजेंद्र हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले दिल्ली की ओर रुख करते हैं। गजेंद्र, क्या कुछ खास आज दिल्ली में? जी बिल्कुल। दिल्ली की अगर बात कर ले तो आज दिल्ली में एक बार फिर से नजर बुलडोजर पर ही रहने वाली है। एमसीडी का बुलडोजर अभियान लगातार चल रहा है। दिल्ली के भी कई इलाकों में आज बुलडोजर चलेगा। आज जामा मस्जिद पे भी जामा मस्जिद के पास जो अतिक्रमण किया गया है वहां भी बुलडोजर चलाया जाएगा। सीलमपुर में कल बुलडोजर नहीं चल पाया था क्योंकि पुलिस ने कहा था कि वहां पे पुलिस बल अभी नहीं दिया जा सकता है। कुछ और भी प्रोग्राम्स है जिनकी वजह से पुलिस बल कम था। लेकिन आज वहां पे पुलिस बल दिया जा सकता है। हो सकता है कि वहां पे आज बुलडोजर चले। लेकिन अगर बात करें रोहिणी की, तो रोहिणी के केएन काजरू मार्ग पे भी आज जो अतिक्रमण किया गया है, जो लोगों ने वहां पे फुटपाथ के ऊपर झुग्गियां बना ली हैं, उन झुग्गियों को आज हटाया जाएगा। क्योंकि फुटपाथ के ऊपर जिस तरीके से झुग्गियां बना ली है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफी मुश्किल हो रही थी वहां से निकलने में। क्योंकि जो झुग्गियां बनाई गई हैं वहां पे, वो ईएसआई हॉस्पिटल के जस्ट बाहर बनाई गई है, जहाँ पे जो जितने भी लोग जो जी, मरीज आते हैं उनको वहां आने में काफी दिक्कत हो रही थी। इसलिए बिल्कुल। आज वहां भी बुलडोजर चलाया जाएगा। और दिल्ली में आज बुलडोजर के ऊपर ज्यादा खास नजर बनी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से अतिक्रमण लगातार दिल्ली में बढ़ता हुआ दिखाई बिल्कुल दे गजेंद्र, रहा और है। आपके पास वापस लौटूंगी और भी जानूंगी क्या कुछ खास खबरें आज रहने वाली है, और सभी को बताएंगे क्या किस पर पूरे दिन नजर रहेगी नेटवर्क 10 की। इसी बीच हमारे साथ ईशा ठाकुर लगातार बनी हुई है। ईशा, क्या कुछ खास आज खबरों के लिहाज से? बिल्कुल सीमा, देखिए जिस तरीके से 3 दिन बीत चुके हैं, पंजाब इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में ब्लास्ट हुआ था और पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की जांच यहां पर जारी है। आपको एक बार मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगी, मैं उसी जगह पर मौजूद हूं। ये फ्रंट साइड है पंजाब इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर का। जूम के जरिए हम आपको वो खिड़की दिखाना चाहेंगे जहां पर आरपीजी से ब्लास्ट किया गया था। इस जूम के जरिए आप देख सकते हैं कि दीवार पे आप निशान आपको नजर आ रहा होगा, जो संदिग्धों की तरफ से आरपीजी, उसी जो ये तीसरी बिल्डिंग है, इसी कमरे पर लाइट जल रही थी और जब रॉकेट यहां पर फेंका गया था आरपीजी, वो दीवार पे लगने के बाद शीशे को तोड़ते हुए अंदर कमरे में गिरा था। यही वजह है कि ज्यादा नुकसान वहां पर नहीं हो पाया। और पूरी इमारत में बताया जा रहा है कि 125 लोग थे, लेकिन उस कमरे की लाइट जल रही थी और उस कमरे में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए जानी नुकसान नहीं हुआ। इसी के साथ साथ रोड है, क्योंकि इस रोड से ही चलती कार से जो अज्ञात है, जो संदिग्ध हैं, उनकी तरफ से जो आरपीजी है, लॉन्चर रॉकेट, वो वहां पर फेंका गया था और इस पूरी बिल्डिंग को उड़ाने की सीमा कोशिश की गई थी। एक बार फिर से हम तस्वीर में दिखाएंगे कि किस तरीके से ये पंजाब इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर है और यहीं पर जो आला अधिकारी है वो मौजूद रहते हैं। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सुरक्षा तैनात कर दी गई है। पंजाब पुलिस के अलावा यहाँ पर कमांडो भी लगाए गए हैं और केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से यहाँ पर जांच की जा रही है पूरे मामले की, क्योंकि एनआईए की तरफ से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो गहनता से पूरे मामले की यहाँ पर जांच हो रही है। सीसीटीवी फुटेज को यहाँ पर खंगाला जा रहा है। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम की यहाँ पर भी सहायता ली जा रही है, ताकि इसकी जड़ तक जाया जा सके कि आखिरकार ऐसा हमला क्यों वो करना चाहते थे। लेकिन सवाल यही है, क्योंकि इंटेलिजेंस का ये ऑफिस है और इस तरीके की घटना ठीक बिल्डिंग के सामने आकर होना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करता है। चप्पे चप्पे पर इस वक्त नाकाबंदी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। हरियाणा पुलिस का भी यहाँ पर सहारा लिया जा रहा है, यूपी और दिल्ली पुलिस का भी सहारा लिया जा रहा है। पंजाब के साथ साथ हिमाचल प्रदेश भी अलर्ट पर है, इसी के साथ हरियाणा भी अलर्ट पर है। ऐसा भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पंजाब में अशांति फैलाने के लिए और भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि लगातार जो इस पूरे मामले को लेकर अभी पाकिस्तान का लिंक सामने आ रहा है और 20 के करीब संदिग्धों को इस वक्त हिरासत में लिया गया है पुलिस की तरफ से और लगातार पूछताछ उनसे जारी है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी यहां पर दिखाई नहीं गई है, लेकिन जो संदिग्ध भी पकड़े गए हैं उनकी निशानदेही पर लगातार संदिग्धों को पकड़ने का सिलसिला जारी है और कहीं ना कहीं जो मास्टरमाइंड है उसे पकड़ने की यहां पर कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इस बिल्डिंग को उड़ाने की पीछे की मंशा क्या थी। लेकिन अभी तक जो मंशा सामने आई है उसके मुताबिक पूरे रिकॉर्ड को वो यहां पर नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इसके अलावा क्योंकि यहां पर आला अधिकारी इंटेलिजेंस के बैठते हैं, तो पूरी इमारत को यहां पर उड़ाना चाहते थे।
अज्ञात, लेकिन अभी भी जो है कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं 3 दिन बीत जाने के बाद भी। लेकिन क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां इस वक्त इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, तो माना जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों में हो सकता है आज शाम तक भी कई बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। अभी तक पाकिस्तान का लिंक यहाँ पर सामने आ रहा है। जी सीमा। बिल्कुल ईशा, और देखिए जिस प्रकार से आपने तमाम जानकारी साझा की और सर हर चीज पर एक एक करके नजर डाला कि किस प्रकार से एक माइनर अटैक जो है वो धीरे धीरे एकदम जब खुलासा सामने होता है तो बहुत सी चीजें यहाँ पर सामने आ रही है। इस बीच अगर हम बात करें ईशा कि इस मामले में जो संदिग्ध गिरफ्तार भी किए गए थे, उनसे पूछताछ के बाद कुछ चीजें सामने आई हो, कोई सच सामने आया हो? देखिए सीमा, जो संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं दिखाई गई है। उन्हें अभी डिटेन किया गया है और पूछताछ जारी है। हालांकि यहाँ पर तरन तारण के गांव के रहने वाले निशान सिंह को हिरासत में लिया गया है और उससे लगातार पूछताछ जारी है। अभी तक ये सामने आया है कि निशान सिंह ने जिन अज्ञातों की तरफ से इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उनकी उसने सहायता की थी। लगातार निशान सिंह से पूछताछ जारी थी पंजाब पुलिस की। उसके आधार पर 2 और लोगों को जो तरन तारण के रहने वाले हैं, निशान सिंह के साले और उसके दोस्त को वहां से उठाया गया है। तरन तारण की अगर बात करें, वो पंजाब भारत पाकिस्तान जो सीमा है पंजाब और पाकिस्तान की, वहीं पर ये गांव पड़ता है। और देखिए इससे पहले भी सीमा, अगर हम बात करना चाहे पिछले हफ्ते की, आईबी की तरफ से जो इनपुट दिए गए थे उसके आधार पर हरियाणा पुलिस ने करनाल से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। वो भी पंजाब से ताल्लुक रखते थे, फिरोजपुर से ताल्लुक रखते थे। फिरोजपुर भी बॉर्डर के पास पंजाब और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उससे सटा हुआ है। तो ये जो जिले हैं अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर की अगर आप बात करें या पठानकोट की, वहाँ पर कहीं ना कहीं युवाओं को जो खालिस्तानी समर्थक हैं वो अपने निशाने पर ले रहे हैं। उनकी कोशिश सोशल मीडिया के जरिए है कि उन्हें जो पंजाब के युवा हैं, जो बॉर्डर इलाके के हैं, उन्हें अपने साथ जोड़ा जाए और पंजाब में खालिस्तान के नाम पर अशांति फैलाई जाए। अभी तक ये भी लिंक सामने आ रहा है कि 2020 में जो नामी गैंगस्टर पंजाब का था हरविंदर सिंह, वो यहाँ से 2020 में पाकिस्तान भाग गया था और उसी की तरफ से कहीं ना कहीं यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो आरपीजी भी यहाँ पर भेजा गया था वो ड्रोन के माध्यम से भेजा गया था। हालांकि जो प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन है सिख फॉर जस्टिस, उनकी तरफ से ये ज़रूर कहा गया है कि इस मोहाली में जो हमला हुआ है वो उन्होंने करवाया है, लेकिन वो महज एक मुखौटा है। इसके पीछे अगर बात करें तो बहुत लंबी तार जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन आईएसआई की बात करें तो उसके भी लिंक कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि जो संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ जारी है और पुलिस भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को अब लाइटली नहीं लेना चाहती है। जिस तरीके से हमने देखा कि एसपी की तरफ से पहले दिन कहा गया था कि ये माइनर अटैक है, जानमाल का नुकसान नहीं हो पाया है, लेकिन अब देखिए कि ये जो मामला है बहुत ही संवेदनशील बन गया है। यही वजह है कि पुलिस की तरफ से ज़्यादा खुलासा मीडिया में नहीं किया जा रहा है और माना जा रहा है कि आज शाम तक और भी कई खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। जी बिल्कुल ईशा, और बहुत सी ऐसी वजह है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर सामने आ रहा है। उपेंद्र से जान लेते हैं। उपेंद्र, क्या कुछ खास आज उत्तराखंड में खबरों के लिहाज से? देखिए, जिस प्रकार से आज सबसे पहले जो है 11 बजे पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें कई मुद्दों पर जो है वो चर्चा होनी है। जिसमें सबसे पहले चारधाम माना जा रहा है कि चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर जो है कैबिनेट में चर्चा हो सकती है कि किस तरीके से जो है चारधाम यात्रा को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाया जाए, क्योंकि लगातार जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है चारधाम यात्राओं को लेकर जो है लगातार फोकस कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों को भी निर्देश दिए जा रहे हैं। कल भी जिस प्रकार से चारधाम यात्रा को लेकर जो है वो बैठक की गई थी, अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे, तो कहीं ना कहीं कैबिनेट में भी आज जो है मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ जो है चारधाम यात्रा को लेकर जो है वो चर्चा हो सकती है। दूसरी, जिस प्रकार से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड था उसको लेकर कमेटी बनाने को लेकर जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है कि जल्द जो है इस पर कमेटी जो है वो बनाई जाएगी, लेकिन अभी तक जो है इस पर कमेटी नहीं बनाई गई है, क्योंकि उत्तराखंड ये दूसरा राज्य होगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो ये लागू किया गया है। इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से
कमेटी बनाने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक कोई कमेटी बनाई नहीं गई है। तो माना जा रहा है कि आज की कैबिनेट बैठक में कहीं ना कहीं कमेटी बनाने को लेकर जो है वो चर्चा हो सकती है। तीसरी ये भी माना जा रहा है कि आज कैबिनेट बैठक में जो आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं जिनको निकाला गया था, उनको लगातार जो है कई दिनों से धरना प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी दिखाई दिए। सीएम आवास कूच से लेकर सचिवालय कूच जो है कर्मचारियों की ओर से किया गया था। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना काल के समय पर काम किया था, वो उनको जो है एक बार फिर से जो है आउटसोर्स के माध्यम से जो है फिर से उनके कार्य को जो है वो बढ़ाया जा सकता है। इसको लेकर आज कैबिनेट में जो है वो चर्चा हो सकती है। और तीसरे, जिस प्रकार से जो कैबिनेट में आज कर्मचारियों के डीए को देने की बात की जा सकती है, और साथ ही जो महंगाई भत्ता है उसको लेकर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से जो वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनके द्वारा जो है वो मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब सरकार की ओर से जो है वो मंजूरी मिलनी है, उसमें कैबिनेट में आज चर्चा हो सकती है। इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं कैबिनेट में इन सभी प्रस्तावों पर जो है वो आज मोहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो चारधाम यात्रा की में जिस प्रकार से जो है लगातार जो श्रद्धालु जिस प्रकार से उमड़ रहे हैं, काफी भारी संख्या में जो है चारधाम यात्रा के लिए जो है श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। देखा जा रहा है कि केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, सभी जगहों पर जो है काफी भीड़ जो है यात्रियों की लगी हुई है। हालांकि जिस प्रकार से जो है कुछ अव्यवस्थाएं जरूर देखने को मिल रही है, उसको लेकर जो है सरकार की ओर से भी लगातार मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। जिस प्रकार से अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भी यात्री जो है उत्तराखंड में आ रहे हैं वो बिना रजिस्ट्रेशन के जो है वो यात्रा के लिए ना आए, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के जो है किसी को भी चार धामों में जो है वो इजाजत नहीं दी गई है। 45 दिनों तक जो है मॉनिटरिंग जिस प्रकार से सरकार की ओर से की जा रही है, समय समय पर जिस प्रकार से जो है चारधाम रूटों को बदला जा रहा है, चारधाम यात्रियों को की संख्याओं में बदलाव किया गया। तो यानी कि साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से जो है यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि अभी तक की अगर बात की जाए तो 3 लाख से ज्यादा यात्रियों ने जो है वो चारधाम में दर्शन कर चुके हैं, और कई 10 से 12 लाख श्रद्धालु ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो कर चुके हैं। यानी कि लगातार जो है वो श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। एक एक दिनों में जो है अगर केदारनाथ की बात की जाए तो 18 से 20 हज़ार के करीब जो है वो श्रद्धालु जो है वो केदारनाथ पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ में भी इसी प्रकार का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। यानी कि श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है, जिससे जो है सरकार हालांकि काफ़ी गदगद नजर आ रही है, क्योंकि 2 साल बाद जिस प्रकार से चारधाम यात्रा चली है, इसमें साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि इस बार जो है चारधाम यात्रा जो है काफ़ी ऐतिहासिक जो है वो होने वाली है। तीसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो मौसम से जुड़ी हुई है। हालांकि ये देखा जरूर जा रहा है कि पहाड़ी जिलों में जो है लगातार जो है मौसम अपना करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है। कई जगहों पर जो है हल्की से मध्यम बारिश जो है वो लगातार हो रही है, जिससे जो है वहां पर मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पर अब जो है कहीं ना कहीं गर्मी का एहसास जो है वो ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि आने वाले जो 4-5 दिन है अब कहीं ना कहीं ड्राई रहने वाला है। ऐसे में आम लोगों को कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्रों में गर्मियों से राहत मिलने की उम्मीद नहीं जताई जा रही है, लेकिन पहाड़ी जिलों में जिस प्रकार से बारिश हो रही है तो उससे जरूर थोड़ा बहुत राहत जो है प्रदेश को मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। और ऐसे में उपेंद्र, अगर बात किया जाए उपचुनाव को लेकर के, तो उपचुनाव को लेकर के क्या कुछ खबर आपके पास? देखिए, चंपावत उपचुनाव की अगर बात की जाए तो कल जिस प्रकार से नामांकन का अंतिम दिन था और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थी निर्मला गहतोड़ी, उनके द्वारा भी नामांकन जो है वो कर दिया गया है। दोनों पार्टियों की ओर से जो तैयारियां हैं चंपावत उपचुनाव को लेकर, वो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। चुनाव प्रचार में सभी दोनों ही पार्टियां जो है वो जुट गई है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट दोनों ही पार्टियों से आ चुकी है। जिस प्रकार से कांग्रेस की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो यहाँ पर स्टार प्रचारक के तौर पर जो है यहाँ पर प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं भाजपा की ओर से भी योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, ये तमाम और जो कैबिनेट मंत्री हैं, शीर्ष नेता हैं, वो यहाँ पर जो है स्टार प्रचारक के तौर पर जो है यहाँ पर प्रचार करते हुए दिखे। यानी कि ये देखा जा रहा है कि उपचुनाव भी पूरी शिद्दत के साथ जो है दोनों पार्टियां जो है वो चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस बार ये देखा जा रहा है कि इन दोनों पार्टियों के अलावा किसी भी अन्य पार्टियों ने जो है यहाँ पर नामांकन नहीं भरा है। तो यानी कि दोनों ही पार्टियों में काफी टक्कर होने वाली है। निर्मला गहतोड़ी हो और मुख्यमंत्री से पुष्कर सिंह धामी की जो है सीधी टक्कर यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और इस उपचुनाव को लेकर के स्टार प्रचारक की लिस्ट हो या फिर अन्य चीजें हो, हर तरफ से देखा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों तैयार नजर आ रही है। आप सभी नजर बनाए रखिएगा, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और चलिए एक बार फिर रुक करते हैं हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव की ओर, जहां आप छत्तीसगढ़ से हमारे साथ उत्पल सेन गुप्ता जुड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास है उत्पल आज? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो प्रदेश में के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अब से कुछ ही देर में अपने निवास कार्यालय से छत्तीसगढ़ के जो उच्च न्यायालय है उसके महाधिवक्ता कार्यालय के द्वितीय तल का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। यह जो भवन बना है पहले ग्राउंड फ्लोर और प्रथम तल ही बना हुआ था, लेकिन अब जरूरत के हिसाब से जब बिल्कुल कई सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो छत्तीसगढ़ में आज खास देखने को मिलेगा। चलिए अब रुक करते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली से हमारे संवाददाता गजेंद्र लगातार बने हुए। गजेंद्र, क्या कुछ खास आज दिल्ली में और साथ ही साथ बुलडोजर कार्रवाई किस प्रकार से आगे बढ़ती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, पहले बिल्डोजर कार्रवाई की बात कर लेते हैं। दिल्ली में आज लगातार फिर से एक बार बिल्डोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। जिस तरीके से कल भी दिल्ली के द्वारका में या अलग अलग इलाकों में बिल्डोजर की कार्रवाई को देखा गया था, आज केएन काटरू मार्ग पे जो कि रोहिणी में है, यहाँ भी बिल्डोजर अपनी कार्रवाई करेगा। यहाँ पे लोगों ने झुग्गियां बना ली हैं फुटपाथ पे, आज यहाँ पे कार्रवाई की जानी है। वहीं सीलमपुर की अगर बात कर लेते तो वहाँ भी जो अवैध निर्माण है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आज भी एमसीडी का बिल्डोजर दिल्ली में चलने वाला है, लेकिन क्योंकि अगर हम सीलमपुर की बात करें तो क्योंकि वहाँ पे जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रम में पुलिस बल की व्यवस्था ज़्यादा है, इसलिए कल मना कर दिया गया था कि वहाँ पे पुलिस बल नहीं मिल पाएगी, इसलिए कल की कार्रवाई वहाँ पे रोक दी गई थी। लेकिन अगर केएन काटरू मार्च की बात करें तो यहाँ पे सुबह 7 बजे ही लोगों को बता दिया गया था कि 11 बजे तक वो अपनी झुग्गियों से अपना सामान निकाल लें, क्योंकि आज यहाँ पे अतिक्रमण किया जाएगा, यहाँ से इन सभी झुग्गियों को हटा दिया जाएगा। तो अब लोगों ने अपना यहाँ से सामान हटा लिया है। अब 11 बजे के बाद लगभग यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अगर पुलिस बल की बात की जाए तो केएन काटरू मार्च पुलिस थाने की तरफ से पुलिस बल की व्यवस्था कर दी गई है, उन्होंने उनकी तरफ से व्यवस्था दे दी गई है। अगर मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा दूं तो आप देख सकते हैं कि केएन काटरू मार्ग पे ही पुलिस बल की ये व्यवस्था यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। लगातार यहाँ पे फोर्स जो है वो आ रही है और फोर्स को बढ़ाया जा रहा है। पुलिस बल के साथ साथ यहाँ पे जवान भी तैनात किए गए हैं। लगातार अतिक्रमण जो दिल्ली में बढ़ता हुआ जा रहा है उसके खिलाफ लगातार एमसीडी अपना प्रोग्राम आगे चला रही है। जिस तरीके से उन्होंने सूची बनाई थी उसी सूची के हिसाब से वो लगातार चल रहे हैं। अब अगर बात कर ले दिल्ली में तो दिल्ली की अगर पहले गर्मी की बात कर ले तो दिल्ली में आज का तापमान 44 डिग्री तक अधिकतम जा सकता है। वहीं न्यूनतम की बात कर ले तो 28 डिग्री तक न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा सकता है। ऐसे में अगर स्कूलों की बात कर ली जाए तो स्कूलों के लिए कुछ खास गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जिसके अंदर कहा गया है कि जो स्कूल हैं उनका समय सुबह 7 बजे से भी किया जा सकता है और स्कूल का जो समय है वो 1 से 2 घंटे घटाया भी जा सकता है। ऐसे में जो बच्चे हैं उनको बताया गया है कि जो बच्चे स्कूल से या फिर बाइक या स्कूटर पे आते हैं उन बच्चों को अपने सर ढक के आने की सलाह दी गई है। और साथ में ऐसे गर्मी भी बढ़ती जा रही है गजेंद्र, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है बच्चों का खासा ख्याल रखना। और छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता लगातार उत्पल सेन गुप्ता बने हुए। उत्पल, क्या कुछ खास छत्तीसगढ़ में और मुख्यमंत्री के भी क्या कुछ कार्यक्रम आज? जी, मुख्यमंत्री के जो प्रोटोकॉल के अनुसार मुख्यमंत्री के सिर्फ आज एक ही कार्यक्रम जारी हुए हैं, जिसमें वह हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के द्वितीय तल का लोकार्पण करेंगे, जो 18 माह का समय लेते हुए बना है। पहले यह जो समय बनी थी 2011 में, यह उस समय लोकार्पण के समय जगह बहुत थी, लेकिन अब विधि अधिवक्ताओं की जरूरत को देखते हुए इस पर जरूरत महसूस हुई और मुख्यमंत्री ने इस पर पहल करते हुए द्वितीय तल का भी निर्माण किया, जिस पर आप पर्याप्त जगह वहां पे हो गई है। दूसरी अगर मानसून की बात करें तो प्रदेश में आसानी तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। बीते बुधवार को भी यहाँ पे काफी हर जगह कई जगह पे घने बादल छा रहे हैं, बरसात भी हुई, जिसका प्रकोप आज भी देखने को मिल सकता है। हालांकि 14 तारीख के बाद से फिर से प्रदेश में लोगों को एक बार गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ेगा, लू के थकोड़ों का सामना करना पड़ेगा। वहीं तीसरी खबर की बात करूं तो कोरोना का असर लगभग प्रदेश में खत्म हो गया है। कल जारी आंकड़ों के अनुसार 4200 लोगों ने अपना जांच कराए, कोरोना की जांच कराए, जिसमें सिर्फ 6 मामले ही सामने आए हैं। इसके साथ ही अगर चौथी बड़ी खबर की बात करूं तो आज से युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ महासचिव एवं जिला अध्यक्ष और जिला महासचिव के लिए ऑनलाइन वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो 1 महीना यानी कि 12 जून तक चलेगी और आगामी 12 जून को बिल्कुल। और कई सारे कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के भी, और साथ ही साथ जैसा कि आपने बताया किस प्रकार से मौसम हो या फिर अन्य चीजें हो। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और बताने के लिए क्या कुछ खास आज प्रदेश में रहने वाला है और किन किन खबरों पर आज दिन भर नेटवर्क 10 की नजर बनी रहेगी। तो इसी के साथ इस खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।